तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चा, ऐसे तो देखा जाए इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ चीजें, अगर तुम पूरी बायोलॉजी पढ़ लो उसके बाद ये चैप्टर पढ़ो ना, बड़ा आसान लगेगा अरे ये चीजें तो वहां पढ़ी थी, ये चीजें तो वहां पढ़ी थी, लगभग चीजें पता होंगी। लेकिन चलो एक बार इसमें कुछ चीजें नहीं है, वहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो हम बेसिकली पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ चुके हैं तो यहां नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन देखेंगे। ऑर्गेनिज्म में हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। देखो बच्चा, ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, बच्चे पैदा करता है, और जब वो बच्चा पैदा होता है तो बच्चा वो मैच्योरिटी में जाता है। मैच्योर होने के बाद वो भी क्या करता है? वो भी बच्चे पैदा करता है और बुढ़ापे में चला जाता। अल्टीमेटली बच्चा वो क्या हो जाता है? मर जाता है। तो एक शब्द से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लाइफ स्पैन। किससे बच्चा? एक शब्द है हमारे पास, लाइफ स्पैन, जीवन काल, जीवन का समय, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को हम डिफिनीशन में अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे पीरियड फ्रॉम पैदा होने से लेकर मरने तक का समय, जो समय अंतराल है उसमें जो समय हमें मिला उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो पीरियड फ्रॉम, कहां से कहां? पीरियड फ्रॉम बर्थ, जन्म से लेकर, टू नेचुरल डेथ। हमारा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लाइफ स्पैन में नहीं काउंट होगा। नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन। क्या बोलेंगे बच्चा? लाइफ स्पैन। अब किसका लाइफ स्पैन देखेंगे? ऑर्गेनिज्म का। और ऑर्गेनिज्म तो एक तरीके का होता नहीं है, ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे इंसान हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुत्ता हो गया, पेड़ हो गया, अलग अलग तरीके के प्लांट हो गए। तो ये सब ऑर्गेनिज्म एक टाइप का होता नहीं है। इसका मतलब लाइफ स्पैन, अब बताओ सभी ऑर्गेनिज्म का क्या लाइफ स्पैन सेम होगा? नहीं, सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन सेम नहीं होगा। क्या सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन सेम होगा? नहीं। तो इसमें क्या होगा बच्चा? लार्ज वेरिएशन। लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म एज शॉर्ट एज, कम से कम जिंदा रहे 1 डे, लेस देन 1 डे, 1 डे से कम भी। जैसे एक मे फ्लाई होता है, उसका जीवन काल ही 1 दिन होता है। एक दिन में ही उसका बर्थ होता है और उसी दिन क्या हो जाता है? वो बच्चा डेथ हो जाता है 1 दिन के अंदर, मे फ्लाई। और हो सकता है तो जीवन काल 1 दिन भी हो सकता है, कुछ मिनट भी हो सकता है बच्चा। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मिनटों में उनका क्या होता है? घंटों में उनका लाइफ स्पैन होता है। अब छोटा से छोटा 1 दिन से कम हम मान रहे हैं, और एज लॉन्ग एज, बच्चा एज लॉन्ग एज में तो जाते जाओ, चलते जाओ, बड़ा से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा इनका लाइफ स्पैन जो होता है हो सकता है 1000 ऑफ ईयर हो सकता है। 1000 मतलब हजारों साल, 1000 ऑफ ईयर। जैसे तुम्हारे सामने पीपल का पेड़ हम रख दें, तो पीपल का पेड़ जो होता है बच्चा 2000 से लेकर 3000 साल तक जीवित रहता है। तो उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 2500 बोल सकते हैं। तो 2500 हजारों साल में जी रहा है बच्चा। तो लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा वेरिएशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। कम से कम 1 दिन से कम मान लो, और ज्यादा से ज्यादा 1000 मान लो। कितना मान लो बच्चा? 1000 मान लो। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनसीईआरटी कहता है लाइफ स्पैन, ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज से कोरिलेट मत करना कि जितना छोटा साइज उतना ज्यादा जिंदा रहेगा, उतना ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, या उतना कम दिन तक जिंदा रहेगा। साइज से हम एज का पता, लाइफ स्पैन, ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन का पता नहीं लगाएंगे, मतलब एस्टिमेट नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं, लाइफ स्पैन जो होता है बच्चा, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है और नॉट, वही भाषा हम लिख देते हैं, नेसेसरली कोरिलेट, मतलब हम रिलेट नहीं करेंगे, कोरिलेट, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कोरिलेट करना विथ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइफ स्पैन जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसका कोई रिश्ता हम उसका रिश्ता नहीं निकालेंगे साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म इतना छोटा है तो इतने दिन तक जिंदा रहेगा। अब सर नहीं मानेंगे, इसका एग्जांपल दे दो, बिल्कुल एग्जांपल देंगे। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, क्रो ले रहे हैं और पैरट, बताओ बच्चा, दोनों लगभग साइज सेम होता है कि नहीं? ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, साइज लगभग क्या होता है? सेम होता है। क्रो का बच्चा, क्रो का बच्चा नहीं, हम क्रो के बाद तुम्हें बच्चा बोले हैं। क्रो जो है वो लगभग 15 साल जीवित रहता है, इसका लाइफ स्पैन 15 साल होता है, और पैरट का वही लाइफ स्पैन कितना हो सकता है? 140 साल हो सकता है। तो कहां, और साइज क्या है? सेम। तो साइज के हिसाब से एज का पता नहीं लगाएंगे ना, नहीं लगाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल, प्लांट में ले लो, मैंगो का प्लांट और पीपल का प्लांट, लगभग साइज क्या होता है? सेम। लेकिन बच्चा पीपल का प्लांट अभी हमने बताया 250-3,000 साल तक जिंदा रह सकता है, हम यहां कितना मान सकते हैं? 2,500। उसके बाद मैंगो का 200 से 300, हम 200 मान ले रहे हैं, 200 ईयर। तो है तो दोनों साइज में सेम, लगभग साइज में सेम, लेकिन क्या है, साइज में तो सेम है, लेकिन लाइफ स्पैन क्या है बच्चा? अलग अलग है। तो लाइफ स्पैन जो होता है वो लाइफ स्पैन एज पे डिपेंड, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, अब जैसे लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, लाइफ स्पैन में क्या क्या होगा बच्चा? देख लो क्या क्या होगा। लाइफ स्पैन में सबसे पहली बात बर्थ होगा, पैदा हुआ। अब वो क्या करेगा बच्चा? अभी जुवेनाइल फेज में जाएगा, जुवेनाइल मतलब वो अभी बच्चा रहेगा, जुवेनाइल कह सकते हैं। उसके बाद वो मैच्योर होगा, मैच्योर होगा। उसके बाद मैच्योर होने के बाद बुढ़ापे में जाएगा, सेनेसेंस, मैच्योर होकर एडल्ट हो जाएगा, फिर सेनेसेंस, और अल्टीमेटली बच्चा वो क्या हो जाएगा? उसका डेथ हो जाएगा। अब बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी नेचुरल, जो भी टाइम पीरियड है, उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। उस पीरियड ने उसने जुवेनाइल अवस्था को भी देखा है, चाइल्डहुड को भी देखा है, मैच्योर एडल्ट अवस्था को भी देखा, और बुढ़ापे को। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डेथ। डेथ तो बच्चा फिक्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पैदा हुआ हो और वो मरे ना। ये एक सच्चाई है कि ऑर्गेनिज्म को बच्चा अगर पैदा हुआ है तो मरना भी है। यकीन मानो, हम सब भी इस प्रोसेस से गुजरेंगे। अगर नेचुरल डेथ हुआ तो, नहीं तो पता लगा इसी में टपक गए, कुछ लोग इसी में टपक गए। अगर नेचुरल डेथ हुआ तो इस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा बच्चा। देखो आओ बात करते हैं। तो हमने कहा और डेथ ऑफ एवरी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी इंडिविजुअल हो दुनिया का, डेथ तो पक्का है, तय है। मतलब ये तय है कि डेथ होगा, ये तो तय है। चलो, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन। प्रत्येक इंडिविजुअल का डेथ तय है। तो हम लिखना चाहेंगे यहां पर, बिल्कुल लिखेंगे। चलो बच्चा, हम लिखना चाहेंगे डेथ ऑफ एवरी, प्रत्येक, एवरी इंडिविजुअल, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन। अब हम कहेंगे सभी इंडिविजुअल का डेथ तय है, एक्सेप्ट, छोड़ के, कुछ को छोड़ के। अरे सर ये कौन सी बात कर रहे हैं? कुछ हम लिख सकते हैं यहां पर प्रत्येक, पहले ये लाइन देखो,
डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन, प्रत्येक इंडिविजुअल का डेथ सर्टेन है। नो वन इज इमॉर्टल, कोई इमॉर्टल, नो इंडिविजुअल इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब बच्चा जो मरे ना, इमॉर्टल जो कभी मरे ना, उसे क्या बोलते हैं? इमॉर्टल। तो कोई भी इमॉर्टल नहीं है, कोई भी इमॉर्टल बच्चा नहीं है, एक्सेप्ट, अब एनसीईआरटी कहेगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ दिया जाए तो। एक ऐसा है जो कभी मरता ही नहीं है, जो कभी मरता ही नहीं है, वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब जो कभी मरे ना। बाकी दुनिया का कोई भी इंडिविजुअल है, उस एक को छोड़कर उसका मरना तय है। अभी उस एक पर आते हैं, कौन है जो मरता नहीं है? एक बार पैदा हो गया तो फिर पैदा ही रहेगा, मरेगा ही नहीं। उस पर आते हैं। पहले बताओ, इस पर बात करते हैं। अगर बच्चा हर एक इंडिविजुअल का मरना तय है, तो हमारा दिमाग कहता है सर अगर हर एक इंडिविजुअल का मरना तय है तो कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस तो जरूर होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस जरूर होना चाहिए जिससे लाइफ कॉन्टिन्यू रहे, जो लाइफ को क्या करे बच्चा? कॉन्टिन्यू करे। नहीं तो ये मर गए, पता लगा स्पीसीज ही पूरी धरती से खत्म हो गई। तो इनके मरने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लाइफ प्रोजनी आगे बढ़ सके, लाइफ क्या रहे बच्चा? कॉन्टिन्यू रहे। और उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा, अगर इनका मरना तय है, ये मर गए और सभी लोग ऐसे मर गए, तब तो स्पीसीज धरती से खत्म हो गई। तो कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे पृथ्वी पर लाइफ कॉन्टिन्यू रहे, और उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम। वो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म मरने से पहले, वो ऑर्गेनिज्म मरने से पहले क्या करेगा? बच्चे पैदा कर देगा। रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे प्रोड्यूस करना, बच्चे पैदा कर देगा। और वो मर गया, कोई दिक्कत नहीं, उसका बच्चा तो अभी पृथ्वी पर है ना, उसका बच्चा क्या करेगा? मरने से पहले वो बच्चे पैदा कर देगा। तो ऐसे लाइफ कॉन्टिन्यू रहेगी ऑन अर्थ। अर्थ पर क्या रहेगी बच्चा? लाइफ कॉन्टिन्यू रहेगी। अब देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया गया प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहा है? एक ऑर्गेनिज्म, जिसमें इस रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म गिव राइज, गिव राइज मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है, गिव राइज टू यंग वन, यंग वन। अब यंग को क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है। वो यंग उसे बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। क्या बोलेंगे? संतान, शैतान नहीं बच्चा, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू दूसरा ऑर्गेनिज्म यंग वन, जिसे क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग। और बच्चा वो ऑफस्प्रिंग क्या होगा? सिमिलर टू पेरेंट, सिमिलर टू देमसेल्व, देमसेल्व मतलब पेरेंट के क्या होगा? सिमिलर होगा। एंड ये ऑर्गेनिज्म फिर क्या करेगा? ये ऑफस्प्रिंग, जब कोई बच्चा पैदा हुआ वो भी क्या करेगा? ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, जब ग्रोथ होगा मैच्योर, एंड प्रोड्यूस न्यू वन, एंड प्रोड्यूस न्यू यंग ऑफस्प्रिंग। बच्चा तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन, जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है एक यंग, यंग मतलब ऐसा नहीं जवान पैदा हुआ है, यंग वन मतलब उसके जैसा ऑफस्प्रिंग जो सिमिलर टू, उससे मिलता जुलता है। एंड ये ऑफस्प्रिंग फिर उस मतलब हमारे पापा ने हमको पैदा किया, अब हम भी भैया हैं, छोटे से बड़े हुए पैदा करेंगे, हमारा लड़का भी किसी को पैदा करेगा। तो ऐसे पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। ऑफस्प्रिंग ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, दूसरा ऑफस्प्रिंग क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ही हमारी पीढ़ी इस धरती पर बनी रहेगी।
इस धरती पर क्या रहेगी बच्चा, बनी रहेगी। देखो इंडिया में पॉपुलेशन, लोग पढ़े लिखे इंडिया में हैं, पढ़े लिखे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं पीढ़ी ना खत्म हो जाए, खासकर यूपी और बिहार में। इसीलिए ऐसा मत कहना, गलत नहीं है, ऐसा नहीं कहना यूपी बिहार वालों को कि ऐसा हो गया ना, पढ़े लिखे हैं, ये प्रोसेस समझ रहे हैं कि अगर रिप्रोडक्शन में ढील दिया पॉपुलेशन घट जाएगा। और रिप्रोडक्शन ही ऐसी प्रोसेस है बच्चा, समझ रहे हो ना, रिप्रोडक्शन ही ऐसी, पढ़े लिखे सब लोग हैं, रिप्रोडक्शन ही ऐसी प्रोसेस है जो एनेबल करता है। एनेबल मतलब सक्षम बनाता है। एनेबल जो बच्चा क्या करता है, सक्षम बनाता है। एनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को क्या करता है, सक्षम बनाता है। जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। चलो बच्चों, इतनी बातें एकदम क्लियर है। अगर इतनी बातें एकदम क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहूंगा कि अब ऐसे क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा था, कहा था नथिंग लाइफ फॉर एवर, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं, येट लाइफ कॉन्टिन्यू, फिर भी लाइफ कॉन्टिन्यू है। 4 ऑप्शन दिए थे, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है, जो आया उसे मरना है, लेकिन लाइफ कंटिन्यू कैसे है, तो वहां एक ऑप्शन था रिप्रोडक्शन। तो वहां क्या लगाओगे बच्चा, रिप्रोडक्शन। हमेशा के लिए हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी लाइफ अर्थ पे कंटिन्यू है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब हम फिर से इस पे आते हैं कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी आजीवित नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, अमर नहीं है कि मतलब मरे ही ना, मरेगा अल्टीमेटली मरेगा एक ना एक दिन, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ दिया जाए। सर उसको जिसको छोड़ा है आपने उसको बताओ कौन है वो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बच्चा इसका आंसर क्या दोगे, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चा वो कभी नहीं मरता सर, जब तक उसे मारा ना जाए। हाँ नहीं, बैक्टीरिया को पकड़ो, इंजेक्शन लगा मार दो तो मर ही गया। नेचुरल डेथ इसकी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है बच्चा, क्या है, बैक्टीरिया है। अब तुम क्या सोचोगे, चलो बुढ़े हो गए भैया, ये मरेंगे नहीं, डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो गए भैया, डिवाइड हो गए, मरेंगे नहीं। फिर ये मरने वाले थे, मरने से पहले क्या हो गए बच्चा, डिवाइड होके 2 बन गए। तो ये कभी भी मरेंगे नहीं, मरने से पहले क्या हो जाएंगे, अपने आप को क्या कर लेंगे, डिवाइड करके 2 भागों में बढ़ जाएंगे। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कभी भी मरता नहीं, अनलेस अनटिल उसे मारा ना जाए। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। मैंने जो बात बोली वो बोली रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हमने बात कर रहे थे। लाइफ स्पैन मतलब होता है पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ से लेकर बर्थ, नेचुरल डेथ तक, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के पीरियड को लाइफ स्पैन बोलते हैं। इसमें लार्ज वेरिएशन देखा जाता है। एज शॉर्ट एज क्या होता है, लेस देन 1 डे होता है। एज लॉन्ग एज क्या होता है, 1000 ऑफ ईयर होता है। अब कुछ लाइफ स्पैन बच्चा दिए गए हैं एनसीईआरटी में, उसको हम रीडिंग जब कराएंगे फिर उसको क्या करेंगे, वहां फिलअप कराएंगे। तो देखना, लाइफ स्पैन जो होता है ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ना कोरिलेट करो किससे, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि साइज यहां सेम है लेकिन ऑर्गेनिज्म बच्चा क्या है, इनका लाइफ स्पैन अलग अलग है। बर्थ होगा, जुवेनाइल स्टेज में जाएगा, मैच्योर, उसके बाद बुढ़ापे में मर जाएगा। और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म मरेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं जो इमॉर्टल है। अच्छा, तो ऐसी प्रोसेस हमारे पास होनी चाहिए जो कॉन्टिन्यूटी, लाइफ को कॉन्टिन्यू करे अर्थ पे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है न्यू ऑफस्प्रिंग, और ये सिमिलर होता है पेरेंट के जैसे। ये रिप्रोडक्शन एनेबल करता है इस प्रकार कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ जनरेशन टू जनरेशन। अगर बच्चा इतनी बात से सहमत हो तो इसको लिख लो,
जल्दी से। अब कहो तो बच्चा हम मिटा दे, इसीलिए हट गए, स्क्रीनशॉट ले लो। आओ जल्दी लिखो बच्चा। कुछ लोग गाली देंगे, सर कह रहे हो लिख लो, उसके बाद बार बार सामने आ जा रहा हो। अच्छा यार वीडियो अपलोड होगा, तुम पॉज कर लेना। चलो अब इसको बच्चा हम मिटाने वाले हैं, इसको मिटाएंगे, बिल्कुल मिटाएंगे। बताओ उसके पहले रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा लाइफ क्या रहती है, कॉन्टिन्यू रहती है। लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कभी मरता नहीं है। मरने से पहले बच्चा वो मरने की नौबत ही नहीं आती। वो एक सेल से डिवाइड करके कितने सेल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 सेल में हो जाता है। हमने कहा लाइफ स्पैन जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसे नहीं रिलेट करना है किससे, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने बताया कि दुनिया में आए हो तो मरना जरूर है, दुनिया में आए हो तो मरना जरूर है, इसलिए कुछ अच्छे काम कर लो पापियो। अच्छा इधर देखना, अच्छे काम खूब कर लो, क्योंकि हमें पता है एवरी इंडिविजुअल सर्टेन, मतलब उस तय है कि डेथ होगा, लेकिन डेथ से पहले कुछ ऐसा काम कर लो जिससे तुम्हारी पीढ़ी बनी रहे। हाँ सर ये वाला ठीक है, मतलब ठीक है, समझ गए। अच्छा इधर देखना, मतलब रिप्रोडक्शन, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो इमॉर्टल है, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब बच्चा इसको मिटाने के बाद हम बात करेंगे किस पर, हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमारी एनसीईआरटी में लिखा है हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है बच्चा, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का तरीका। मार्कर कहां रख दिया, अच्छा यहां भी जेब है, यहां भी जेब है, तो कहीं भी रख सकते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चा, हमने क्या बोला, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन, ये बच्चा डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है। रिप्रोडक्शन का तरीका डिपेंड करता है कई बातों पर, उसमें से एक बात है ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है। उसके बाद वो बच्चा डिपेंड करता है उसके, अगर कोई पानी में है तो उसका बच्चा, उसका क्या होगा, रिप्रोडक्शन का तरीका अलग होगा। अगर कोई टेरेस्ट्रियल है तो उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन का तरीका अलग होगा। और ये डिपेंड करता है बच्चा इंटरनल हैबिटेट, किस पे इंटरनल हैबिटेट कर रहे हैं, इंटरनल फिजियोलॉजी, उस ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, इंटरनल फिजियोलॉजी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, सेवरल अदर फैक्टर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा रिप्रोडक्शन का, सेवरल अदर फैक्टर, सेवरल अदर फैक्टर। चलो अब बात करते हैं, तो ये हो गया मैकेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन जो होता है अलग अलग तरीके का मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन कोई भी मैकेनिज्म हो, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। देखो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमें बच्चा, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 ही होता है, 2 टाइप का रिप्रोडक्शन। कितने टाइप के, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन। तो अपना अगला टॉपिक है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा देखो, एक होता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंतर समझना, बार बार बताया है, हम कह रहे हैं ना इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं लगेगा, केवल कुछ पॉइंट को छोड़कर ऐसा कुछ नहीं लगेगा जो तुमने पढ़ा ना हो।
सब पूरा चैप्टर का ही समझ लो, ये पूरे एनसीईआरटी का समरी से कह सकते हैं, समझ रहे हो ना। चलो लेकिन पढ़ना सब है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट है जो पूछे गए हैं नीट में, वो पूरे एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है, तो कुछ अलग भी पॉइंट है तो पढ़ना है, इसीलिए सब पढ़ना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं, अरे यार इस चैप्टर में है क्या, हो गया मतलब ठीक है, मतलब ठीक है पूछ लिया जाएगा, याद है सब, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये सब पढ़ना है एनसीईआरटी में जो लिखा है। अच्छा, और जो पूछे गए क्वेश्चन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप के रिप्रोडक्शन अपने पास है, मतलब अपने पास मतलब टाइप है पढ़ने के लिए। आओ बात करते हैं, अगर एक पेरेंट बच्चा बेबी प्रोड्यूस कर दे, अगर एक पेरेंट अकेले ही प्रोजनी बना दे, दूसरे पेरेंट की जरूरत ना हो रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है बच्चा पैदा करने में, सिंगल पेरेंट, सोचो किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट अकेले बच्चा पैदा कर दिया बच्चा। और इसमें क्या होता है, ये इसीलिए इसे बोलते हैं यूनी पेरेंटल, यूनी पेरेंटल। अब कुछ लोग मरेंगे, कैसे कहेंगे सर ये गलत चीजें आप पढ़ा रहे हो, एक पेरेंट कैसे बच्चा पैदा कर सकता है, एक पेरेंट कैसे बच्चा पैदा कर सकता है। तो बच्चा दुनिया में सिर्फ ह्यूमन कुत्ता बिल्ली ही नहीं है जिसमें दो पेरेंट चाहिए, बहुत सारे प्लांट भी स्पीसीज है। कभी रोज का प्लांट, गुलाब का पेड़, एक गुलाब के पेड़ से तुम लाते हो, उसका डंठल लगा देते हो, कलम बना के देखो दूसरा प्लांट हो जाता है, तो क्या उसमें दो पेरेंट को मिलाए हो, नहीं, एक ही पेरेंट से बच्चा पैदा हुआ ना। तो अभी पढ़ाएंगे सब एक पेरेंट से कैसे बच्चा पैदा होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, टू पेरेंट इन्वॉल्व, टू पेरेंट। अब कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे, कहेंगे सर दो पेरेंट, एक पेरेंट में एक मम्मी आते हैं एक पापा, तो दो पेरेंट में दो मम्मी दो पापा, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे उसके बाद। टू पेरेंट इन्वॉल्व, इसीलिए इसे बोलते हैं बच्चा बाई पेरेंटल। क्या बोलते हैं, बाई पेरेंटल बोलते हैं। अब देखना, इसमें जो होता है जनरली, बहुत बवाल लाइन लिख रहे हैं यहां पर, एनसीईआरटी अगर कभी भी गौर से पढ़े होगे तो यहां तुम्हें ये लाइन तुम्हें फंसाई होगी, ये लाइन तुम्हें फंसाई होगी यहां पर जो लाइन लिखने वाले हैं। चलो, अगर कभी भी एनसीईआरटी सही से पढ़ा होगा, यहां लिखा है बच्चा, हम लिख रहे हैं इसमें जनरली गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, जनरली मतलब सामान्यता, सामान्यता मतलब लगभग, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन हो रहा हो। और क्या हो रहा है बच्चा, अच्छा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल किस बेस पे बांटा गया है, पेरेंटल कह सकते हो, पेरेंट के बेस पे। अगर एक पेरेंट यूनी पेरेंटल है, असेक्सुअल बाई पेरेंटल है, तो बच्चा क्या होगा, बाई पेरेंटल है तो क्या होगा, बाई पेरेंटल है तो होगा सेक्सुअल, इसी बेस पे बांटा गया। अब देखो, हमने कहा इसमें जनरली विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। और इसमें बच्चा क्या करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन कराते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज हुआ, तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है। जनरली यहां नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वहां भी लिख सकते हैं जनरली, क्योंकि ऐसा केस है बिना गैमीट बनाए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बताएं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज, याद है कि नहीं, वहां गैमीट कहां बनता है, वहां पर सोमैटिक सेल फ्यूज होती हैं। चलो लेकिन कोई बात नहीं, ये एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए हम बताना चाहेंगे यहां पर। आओ देखो, अगर हम बात करें यहां पर जनरली विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, और इसमें क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन। पहले पूरी बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि जनरली क्यों लिखा गया। इसमें नो गैमीट फ्यूजन, नो गैमीट फ्यूजन, जब गैमीट है ही नहीं तो फ्यूजन क्या होगा, गैमीट या कोई भी सेल का फ्यूजन नहीं होता। इसमें रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं। अच्छा बच्चा, अब देखना, इसमें जो होता है जैसा पेरेंट होगा वैसा प्रोजनी होगा, क्योंकि एक पेरेंट से अगर मान लो ऐसा दिल पे ना लेना, हम अपना हाथ का टुकड़ा एक लिए ऐसे निकाला, काट कर एक बच्चा पैदा हो गया, हम जैसे बच्चा पैदा हो गया, तो बताओ बच्चा हमसे अलग होगा कि एग्जैक्ट कॉपी होगा,
एग्जैक्ट कॉपी होगा, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो 100% है और उसका जेनेटिक मटेरियल वो भी 100% सेम है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता है, नो वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कोई अलग पेरेंट से, प्रोजनी पेरेंट से एकदम मैच करेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो वेरिएशन। भाई जिस रोज का प्लांट तुम लाए हो, कलम बना के तुम लगाए हो, उसी के जैसा तो प्लांट होगा कि उससे अलग होगा? नहीं, उससे अलग नहीं होगा। अलग होने में दो लोग का चाहिए, मिश्रण हो, ताकि क्या हो बच्चा? मिश्रण। हमें पता है इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चा? इसमें वेरिएशन पॉसिबल है, वेरिएशन होता है, क्योंकि इसमें मियोसिस होता है। अच्छा, मियोसिस होगा बच्चा, मियोसिस होगा तो क्या होगा? मियोसिस होगा अगर, तो हम जानते हैं मियोसिस होगा तो मियोसिस फर्स्ट भी होगा, और मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट आएगा, और प्रोफेज फर्स्ट में कितने फेज होते हैं? पहला हो गया क्या, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? क्या होता है बच्चा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन। उसके बाद क्या होता है? पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। पैकिटीन में क्या होता है बच्चा? क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो उसी क्रॉसिंग ओवर से नए नए कॉम्बिनेशन बोलते हैं, उसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, जो वेरिएशन के लिए जिम्मेदार है। ये बात करनी थी हमें। अच्छा, उसके बाद इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। ये बच्चा कुछ हमारे सामने क्या है? डिफरेंस है। बाकी हम इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और चीजें समझेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और चीजें समझेंगे हम। चलो अब इस बात पे फोकस करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि दो तरीके के रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्व होता है। इसमें जनरली गैमीट का फॉर्मेशन होता है और इसमें गैमीट का फॉर्मेशन, जनरली गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जनरली को तुम हटा दो चाहो तो ऐसे लिख लो, लेकिन एनसीईआरटी फिर क्लियर नहीं होगी। इसमें नो गैमीट फ्यूजन, इसमें गैमीट का फ्यूजन होता है। इसमें बच्चा वेरिएशन नहीं होता, नहीं आता, इसमें वेरिएशन आता है। चलो एक एग्जांपल हम तुम्हें देखना चाह रहे हैं। एक जगह, कुछ जगह ऐसा भी होता है जहां गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। जैसे तुम याद करो फीमेल हनी बी को, फीमेल हनी बी वो मियोसिस के दौरान बनाता है क्या बच्चा? एग, एन और एन, ये क्या होता है? 2n। और एक एन इसका बच्चा, एक एन ये क्या है? गैमीट। ये अकेले ही क्या बना लेता है बच्चा? अकेले ही मेल ड्रोन बना लेता है। क्या बना लेता है? ड्रोन। तो बताओ, एक पेरेंट अकेले ही बच्चा पैदा कर दिया, और तो इसे क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस केस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चा? पार्थिनोजेनेसिस। तो ये ऐसा केस है जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तुम्हें लगेगा सर कुछ अलग से पढ़ा दिए। बच्चा कुछ भी हम अलग से नहीं पढ़ाए हैं, कुछ भी हम अलग से नहीं पढ़ाए हैं। एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है। एनसीईआरटी पता नहीं कैसे पढ़े अब तक कि ये लाइन से सामना नहीं हुआ। ये देखो पेज नंबर 5 पे जाओगे और दूसरे पैराग्राफ पे जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन पे जाओगे तो वहां से 6 लाइन पे जाओ। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विद या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, विद या विदाउट इन्वॉल्वमेंट, या तो गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होगा या तो नहीं होगा। द रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है यहां पर? तो गैमीट का इन्वॉल्वमेंट कब होता है बच्चा? जब पार्थिनोजेनेसिस कराना होता है ना। ठीक है, और फीमेल हनी बी के केस में तो इसको मिटा देते हैं हम बच्चा। तो याद रख लेना कि गैमीट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, हल्का सा याद रख लेना, बाकी इसको हटाओ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, तो ये बातें बच्चा हो गई। अब हम एक एक पे बात करते हैं। पहले सेक्सुअल पे बात करेंगे, फिर किस पे बात करेंगे बच्चा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो इसको जल्दी से लिख लो। तो बच्चा अब बात करते हैं एक एक रिप्रोडक्शन। पहले बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगला अपना टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
हमने बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। सिंगल पेरेंट क्या होता है बच्चा, योग्य होता है कि वो क्या कर सके, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट कैपेबल, योग्य होता है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। और जानते हो बच्चा, ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है ये क्या होगा, एक दूसरे से भी मिलेंगे जुलेंगे। जैसे ये कोई मान लो बच्चा क्या था, ऑर्गेनिज्म, हम ऐसे मान ले रहे हैं, इसने पैदा किया 2 ऑर्गेनिज्म, ये एक दूसरे से भी मिलेंगे और अपने पापा से भी, अब पापा कह रहे हैं, अपने पेरेंट से भी क्या होंगे, हूबहू कॉपी होंगे। हूबहू मतलब एक जैसे होंगे। तो ऑफस्प्रिंग, तो ये ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, सिमिलर टू ईच अदर। ये ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, सिमिलर टू ईच अदर एंड, सिमिलर टू ईच अदर एंड बच्चा ये क्या होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होंगे। और बच्चा इन ऑफस्प्रिंग के ग्रुप को, इन ऑफस्प्रिंग के क्या ग्रुप को जो एक जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, उन्हें बोला जाता है क्लोन। क्या बोला जाता है, क्लोन। कभी नाम सुना होगा, क्लोनिंग मतलब होता है अपने जैसे, इंसान में भी सुना होगा ही क्लोनिंग टेक्निक। क्लोनिंग मतलब होता है अपने जैसे इंसान प्रोड्यूस करना किसी भी तरीके से। सुनो, तो क्लोन जो होता है उसका अलग अलग तरीका होता है। क्लोन मतलब क्या होता है, जो क्या हो, क्लोन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म जो क्या हो बच्चा, क्लोन में ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली, देखने में मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, जेनेटिक मटेरियल भी जेनेटिकली सिमिलर होते हैं बच्चा, सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्लोन। जैसे इनके ग्रुप अगर एक जैसे हैं तो कुछ लोग कहेंगे सर एक जैसे नहीं, आपने हरा बना दिया, इसका रंग अलग कर दिया, समझाने के लिए बोल रहे हैं बच्चा। तो क्या बोलते हैं उन्हें, ये इसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। अब हमें पता है कि अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां कहां हो सकता है, किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑकरेंस देखते हैं, ऑकरेंस मतलब कहां कहां होता है। तो सबसे पहली बात हम यहां लिखेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल हम 2 देना चाहेंगे। मोनेरंस, जो मोनेरा के मेंबर हैं, मोनेरंस मतलब होता है बच्चा जो बैक्टीरिया है, और प्रोटिस्ट, सिंगल सेल में वही दोनों तो आते हैं, प्रोटिस्ट, मोनेरा और प्रोटिस्ट। मोनेरा एंड प्रोटिस्ट जो होता है बच्चा, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन। ये पेरेंटल सेल है, मान लो पेरेंटल सेल है जो पेरेंटल सेल मतलब ऐसा सेल जो डिवाइड करने वाली है, और इसने बना दिया, मान लो डिवाइड हुआ और इसने बना दिया 2 न्यू डॉटर सेल, या कह दो 2 नए ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो इसमें जो होता है बच्चा, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोल सकते हो, सेल डिवीजन। लिविंग वर्ड जो तो हमने पढ़ाया था, यहां इस तुम बोलोगे इसे सेल डिवीजन, हम कह देंगे देखो रिप्रोडक्शन हो रहा है। तुम कहोगे सेल डिवाइड कर रहा है, एक सेल से 2 बन रहा है, हम कहेंगे देखो एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म बना दिया है, तो इसे रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो प्रोटिस्ट और मोनेरंस में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है और 2 इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। इनमें क्या होता है, सेल डिवीजन इटसेल्फ, सेल डिवीजन अपने आप में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। सेल डिवाइड करा रहे हो, 2 बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो इसमें याद होगा यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, मतलब एक दोनों का नाम तो अलग अलग है लेकिन मतलब सेम है, समझ रहे हो ना। इधर देखना, जैसे लंबू, लंबे इंसान, तो दोनों का मतलब क्या है, लंबा, अरे यार टॉल बोल दो इंग्लिश में, लंबा बोल दो, दोनों का
कहने में तो अलग अलग है लेकिन मतलब क्या है, सेम है बच्चा, पर्यायवाची है। तो इसमें सेल डिवीजन बोल दो चाहे रिप्रोडक्शन बोल दो। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है बच्चा, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन इटसेल्फ, अपने आप में, इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन अपने आप में क्या है बच्चा, रिप्रोडक्शन है। तो सेल डिवीजन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा में देखो, एक पेरेंट अकेले बेबी प्रोड्यूस कर रहा है और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, और किसमें होता है बच्चा, प्रोटिस्ट में होता है, और प्लांट एनिमल में भी होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसमें ऑर्गन ना पाया जाए, ऑर्गन लेवल ना हो, सेल या टिश्यू लेवल पर हो। देखो ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी, या कह दो सिंपल ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये मल्टी सेलुलर में बात कर रहे हैं बच्चा, हम यूनिसेलुलर पे बात खत्म, मल्टी सेलुलर में हम बात कर रहे हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो। जैसे प्लांट में क्या हो गया, प्लांट में कहां कहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, और एनिमल में भी हो सकता है बच्चा। एनिमल विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिंपल एनिमल सिंपल प्लांट, एनिमल में भी हो सकता है। बता दो बच्चा, प्लांट को हम फंजाई को हम प्लांट में इंक्लूड किए हुए हैं। क्यों इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि उसके पास सेल वॉल पाया जाता है ना। तो प्लांट में हम दो एग्जांपल हम यहां देंगे, एक तो एल्गी, दूसरा फंजाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। एनिमल में दे सकते हैं बच्चा, कहां हो सकता है, पोरीफेरा में हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो यही एक तरीका है, हो सकता है सीलेंट्रेटा में हो सकता है, सीलेंट्रेटा में हो सकता है, सीलेंट्रेटा में भी हाइड्रा पढ़ाएंगे बच्चा, वहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा बता दो बच्चा। टीनोफोरा में एक ही तरीका होता है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल ओनली वन मीन होता है, तरीका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बच्चा, इतनी बातें, अगर प्लेनेरिया भी हो सकता है, प्लेटी हेल्मिन्थीज के मेंबर भी आ सकते हैं, प्लेनेरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। चलो ये बातें एकदम क्लियर है। अब मैं आगे बात को बढ़ाना चाहूंगा, और अब मैं टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, और अब पढ़ते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने तरीके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो तरीके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने तरीके हैं बच्चा, तो चलो देख ही लेते हैं। तो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप हमें पढ़ने हैं बच्चा। एक टाइप होता है बच्चा, क्या, एक टाइप होता है बाइनरी फिजन। अगला तरीका है हमारे पास बडिंग, फिर अगला तरीका हमारे पास है बच्चा बाइनरी फिजन, बडिंग। फिर अगला तरीका क्या है, एक तरीका इसमें है बच्चा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या तरीका है बच्चा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक तरीका है स्पोर फॉर्मेशन। तो चार तरीके जब हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने को खत्म हो जाएगा। बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये चार तरीके हमें क्या करने हैं बच्चा, पढ़ने हैं। तो चलो आओ पढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, बच्चा, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है कि प्रोड्यूस कर सके ऑफस्प्रिंग, और ये ऑफस्प्रिंग खुद से तो मिलेंगे और एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट से, और इनके ग्रुप को बच्चा बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन क्या है, जो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कहां कहां ये देखे जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोनेरा प्रोटिस्टा में क्या होता है बच्चा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन
मोड ऑफ सेल डिवीजन इटसेल्फ, खुद ही रिप्रोडक्शन, मतलब सेल डिवीजन इटसेल्फ एक तरीका होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन सेम कह सकते हैं उसको। उसके बाद बात करते हैं कि क्या हो सकते हैं, एल्गी में हो सकता है, फंजाई में हो सकता है, पोरीफेरा में हो सकता है, सिलेंट्रेटा में हो सकता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके। पहला बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अलग अलग बच्चा क्या होते हैं, तरीके होते हैं। चलो उसी तरीके में सबसे पहला तरीका है बाइनरी फिजन। कौन सा तरीका है बच्चा, बाइनरी फिजन का पहला तरीका है। तो बाइनरी फिजन से हम आगाज करते हैं। चलो देखते हैं बाइनरी फिजन। देखो बच्चा, बाइनरी फिजन जो होता है उसमें ये पहली बात होता किसमें है, ये भी होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म तो बच्चा कई हैं, किसमें होगा, देखो बच्चा इसमें एक फेवरेट एग्जांपल दे सकते हो, अमीबा, पैरामीशियम, उसके बाद एग्जांपल दे सकते हो बैक्टीरिया का भी क्या दे सकते हैं बच्चा, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। और एक एग्जांपल और लिखना चाहो तो लिख लो यूग्लिना। इन सब में क्या होता है बच्चा, बाइनरी फिजन। किसमें, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, उसके बाद क्या, यूग्लिना। सेल डिवाइड इनटू, इसमें क्या होता है बच्चा, सेल होता है, सेल में क्या होता है बच्चा, होता है न्यूक्लियस, और सेल डिवाइड हो जाता है दो हाफ में। चलो अभी हम एग्जांपल ही ले लेंगे। एक सेल डिवाइड हो जाता है कितने हाफ में, दो हाफ में। सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स, दो हाफ में डिवाइड हो जाता है। और प्रत्येक हाफ, जैसे एक सेल डिवाइड हो गया दो छोटे छोटे हाफ में, अब प्रत्येक हाफ ग्रो होके एक नया एडल्ट बना देगा। क्या बना देगा, ईच हाफ रैपिडली ग्रो हो जाएगा, रैपिडली ग्रो करेगा। ईच हाफ, प्रत्येक हाफ रैपिडली, बहुत तेजी से क्या करेगा, ग्रो करेगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू एडल्ट, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेल डिवाइड किया दो हाफ में, और दो इक्वल हाफ होते हैं, और प्रत्येक हाफ क्या हो गया, डिवाइड करके प्रत्येक हाफ ग्रो करके क्या बना दिया, अपना नया नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन गया। कह दो इनटू एडल्ट। और ये एडल्ट अब कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब एक खुद में एक ऑर्गेनिज्म है, किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन गए। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, अमीबा में बाइनरी फिजन देखेंगे, बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो हम जानते हैं अमीबा का कोई शेप तो होता नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या नहीं पाया जाता है, सेल वॉल तो होता नहीं है। तो अमीबा को हमने ऐसे बच्चा बना दिया। चलो अमीबा को हमने ऐसे बना दिया। अब हमें पता है अमीबा में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो पहले अमीबा का क्या होगा, मान लो अभी ये नई अमीबा सेल बनी है, इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, न्यूक्लियस का भी साइज बढ़ेगा। तो बच्चा जैसे माइटोसिस कराते हो ना, वैसे यहां करा दो। ये माइटोसिस ही तरीके डिवाइड करते हैं, माइटोसिस ही है कह सकते हैं। चलो अब ये क्या हुआ बच्चा, मान लो डिवाइड किया, अब न्यूक्लियस मान लो बड़ा हुआ। अब इन्हें एक सेल से दो सेल बनाना है, तो पहले सेल डिवाइड करने से पहले इन्हें अपना न्यूक्लियस डिवाइड करना पड़ेगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चा क्या, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम क्या करते हैं, एक सेल से बच्चा, यहां पर पढ़ा रहे हैं, सेल डिवीजन में हमने पढ़ाया है, एक न्यूक्लियस से क्या बन गया, दो न्यूक्लियस बन गए। अब ये देखो, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस मतलब क्या होता है बच्चा, काइनेसिस मतलब होता है, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। न्यूक्लियस में क्या हुआ, डिवीजन। न्यूक्लियस में क्या हुआ बच्चा, डिवीजन। अब इसमें क्या होगा, इन्वेजिनेशन होगा, सेल क्या हो जाएगा, इन्वेजिनेशन। देखो यहां से हम दसा रहे हैं सेल को,
इन्वेजिनेट कर रहा है, और इधर से भी क्या होगा, इन्वेजिनेशन, मतलब ऐसे दोनों अल्टीमेटली सेंटर को मिल जाएंगे और कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल बन गए बच्चा। एक अमीबा से कितने बन गए, 2 अमीबा। इतनी बात एकदम क्लियर है। और यहां पर क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है। इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन मतलब 20 से डिवीजन होगा। क्या होगा बच्चा, 20 से डिवीजन होगा और 2 इक्वल सेल बनेंगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां से कट गया, ये देखो यहां से कट गया, ये छोटा ये बड़ा, ऐसा नहीं, इक्वल डिवीजन होता है। तो ये अपनी बातें किस पे हो गई। और ये जो छोटे छोटे सेल हैं, 2 इक्वल सेल हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, किसी पे आप डिपेंड नहीं, ये ग्रो करेंगे और नया अमीबा बना देंगे बच्चा, मैच्योर हो जाएंगे किसमें, नए अमीबा में, मैच्योर होकर नया अमीबा बना दिए बच्चा फिर से। अब ये पेरेंट है, ये फिर आगे प्रोड्यूस करेंगे। अब अगला तरीका हमें सुनना चाहिए, अगला तरीका है बच्चा बडिंग। बडिंग, बडिंग बच्चा ये होता है किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट, किसमें होता है, ईस्ट। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बडिंग होता है। मल्टी सेल, 2 एनसीईआरटी में अपने एग्जांपल दिया है डायग्राम में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है, बडिंग होता है। एक है बच्चा क्या, हाइड्रा, और दूसरा क्या है, दूसरा है स्पॉन्स। स्पॉन्स, हाइड्रा और स्पॉन्स। हाइड्रा में जो होता है इंटरनल बडिंग होता है, इंटरनल बड बनता है जिसे बोलते हैं जेम्यूल्स। तो पूछ लेगा बताओ जेम्यूल्स फॉर्मेशन द्वारा बडिंग या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो रहा है। तो एग्जांपल क्या तुरंत बताओगे, तुरंत बताओगे क्या, स्पॉन्स। क्या बताओगे, स्पॉन्स मतलब पोरीफेरा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो आओ समझते हैं, ईस्ट में बडिंग देखते हैं। बड मतलब होता है कली। चलो ईस्ट मान लो, ये हमने तुम्हारे सामने बना दिया, ये इसका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। क्या है बच्चा, साइटोप्लाज्म है। अब देखो क्या होगा, हमें पता है सेल डिवाइड करने से पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना लाजमी है, जरूरी है। चलो तो न्यूक्लियस को हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहां जब न्यूक्लियस को डिवाइड किया तो इस सेल में एक बनेगा प्रोजेक्शन। क्या बनेगा, उभार, कली जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे बोलेंगे बड। और इसमें एक न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा और एक न्यूक्लियस अभी भी मदर सेल में, इसे बोल सकते हैं मदर सेल या पेरेंटल सेल, मदर सेल, मादर नहीं मदर सेल। प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, गाली भी पता नहीं कैसे दे। तो मदर क्या होता है, मदर होता है। इधर देखना, तो कभी भी गाली देंगे तो मदर करके देंगे ना, नहीं गाली देना गंदी बात है। चलो आओ, नहीं पूरे इंग्लिश का हम सबको क्या रखना है, पूरा ख्याल रखना है कि नहीं। जैसे फादर तो उसी पे मादर बोल देते हैं, मादर नहीं होता बच्चा, मदर होता है। चलो इधर देखना, करेक्ट कर दे रहे हैं कहीं बेइज्जती ना हो जाए। नहीं कोई कह दे ये मादर क्या है, तो मदर बोला जाता है ना, ठीक है। इधर देखना, बड़ा अजीब लगेगा जब ऐसा गाए तो। चलो कोई बात नहीं, सब मजाक है, हमारी बात को सीरियस ना लेना, क्योंकि हम सीरियस बात करते ही नहीं है। अब ये जो कली बन गया है बच्चा, स्मॉल बड बन गया है, छोटा सा बड, ये क्या है, स्मॉल बड। और ये स्मॉल बड टूट कर यहां से गिरेगा, इसमें होगा साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड होगा, टूट कर ये गिरेगा स्मॉल बड, और ये स्मॉल बड मैच्योर हो जाएगा, ग्रो करेगा, ग्रो एंड मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट। ये क्या बना देगा बच्चा, नया ईस्ट बना देगा, इनटू न्यू ईस्ट, न्यू ईस्ट, नया ईस्ट बना दिया। देखो एक कली बना, पहले क्या होगा, मदर सेल है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस अपनी पोजीशन लेगा, स्मॉल बड में जाएगा, और ये क्या होगा, स्मॉल बड टूट के गिरेगा। अभी भी ये सेल है, मदर सेल अभी भी है। दोनों में डिफरेंस होता है बच्चा, बाइनरी फिजन और बडिंग में। बडिंग में क्या हो रहा है, बड बन रहा है। तुमसे यही पूछेगा सीधे बच्चा कि बताओ बडिंग में क्या होता है। बडिंग में एग्जांपल बताओ, ईस्ट, और मल्टी सेलुलर में हाइड्रा, उसके बाद स्पंज। स्पंज में क्या फॉर इंटरनल बडिंग जो होता है उसे क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स। क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स। अब अंतर देख लेते हैं बाइनरी फिजन और बडिंग में। बाइनरी फिजन और बडिंग में अंतर देख लेते हैं। बाइनरी फिजन एंड
बडिंग। देखो बाइनरी फिजन में जो होता है वो इक्वल डिवीजन हो रहा है। कहां देखो इक्वल डिवीजन हो रहा है, इक्वल सेल बन रहे हैं, यहां पर इक्वल डिवीजन हो रहा है, बीच से डिवीजन हो रहा है, इक्वल डिवीजन। क्या यहां भी तुम्हें इक्वल डिवीजन दिख रहा है, एक छोटा एक बड़ा, यहां पर अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन। दूसरा अंतर यह है बच्चा, दूसरा अंतर इसमें यह है, इसमें इक्वल डिवीजन, इसमें अनइक्वल डिवीजन। और दूसरा अंतर यह है इसमें कि इसमें जो होगा पेरेंट, इसमें पेरेंट सेल गायब हो गया। देखो एक सेल से दो सेल बना, पेरेंट का पता नहीं, वही गायब हो गया, डिसअपियर, मतलब वही पेरेंट से क्या बन गए, पेरेंट सेल डिसअपियर। लेकिन इसमें बडिंग में पेरेंट सेल रिटेन, ये क्या रहता है, पेरेंट सेल जो होता है बच्चा वो अभी भी है, रिमेन इंटैक्ट, वैसे का वैसा है, पेरेंट सेल रिमेन इंटैक्ट। तो बच्चा ये अपनी बात हो गई किस पे, ये अपनी बात होगी बाइनरी फिजन और बडिंग। तो बोर्ड भर गया है, तो हम चाहेंगे जल्दी से इसको क्या कर लो, लिख लो बच्चा। देखो हम हट गए, वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो। अब मैं मिटाना चाहूंगा। बाइनरी फिजन जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा में हो सकता है, पैरामीशियम में और यूग्लिना, और किसमें बच्चा, बैक्टीरिया में हो सकता है। इसमें सेल डिवाइड करता है और दो हाफ बनता है, दो हाफ, प्रत्येक हाफ ग्रो हो जाता है और डिवाइड, वो क्या हो जाता है, ग्रो कर लेता है और नए नए एडल्ट में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसका एग्जाम्पल हमने दिया, एक एग्जाम्पल का डायग्राम द्वारा हमने समझाने की कोशिश की। उसके बाद बडिंग बताया, बडिंग में ईस्ट एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर में हाइड्रा, और उसके बाद स्पंज जो होता है जेम्यूल्स में होता है। उसके बाद इसमें जो होता है हमने बताने की कोशिश की कि एक बड बनता, वो बड टूट कर गिरता और नया ईस्ट बना देता है। उसके बाद अंतर बताने की कोशिश की, बाइनरी फिजन जो होता है वो क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, बडिंग में अनइक्वल डिवीजन होता है। इसमें बाइनरी फिजन में पेरेंट गायब हो जाते हैं और इसमें बच्चा पेरेंट नहीं गायब होते, किसमें, बडिंग में पेरेंट वैसे का वैसा बना रहता है। अब बात करते हैं बच्चा एडॉप्टेशन ऑफ अमीबा। मान लो अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में फंस गया, किसी भी तरीके से जहां अमीबा रह रहा था वहां का कंडीशन अनफेवरेबल हो गया, तो उस कंडीशन में अमीबा अपने आप को बचाएगा कैसे, उसमें क्या, वो बचने के लिए क्या क्या एडॉप्टेशन करेगा, उस पे जरा सा देखते हैं। उसको देखना बच्चा, अपना टॉपिक है एडॉप्टेशन ऑफ अमीबा। एडॉप्टेशन ऑफ अमीबा, अमीबा का एडॉप्टेशन पढ़ेंगे। तो सुनो, जब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, बच्चा अनफेवरेबल कंडीशन में हम जानते हैं अमीबा जो होता है उसके पास क्या होता है, सूडोपोडिया। क्या होता है, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, सूडोपोडिया। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, स्टेप स्टेप लिख रहे हैं। तो मान लो ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये पूरा ऑर्गेनिज्म है अमीबा, और ये क्या है, सूडोपोडिया। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अब ये एडॉप्टेशन के लिए क्या क्या कर सकता है, सुनो। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब वहां की कंडीशन फेवरेबल नहीं रही, अनफेवरेबल हो गई। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा, अब ये सूडोपोडिया निकालेगा नहीं, विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा बच्चा, विड्रॉ मतलब खींच लेगा, और इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो ये क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। क्या विड्रॉ कर लिए, सूडोपोडिया। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अमीबा क्या करता है, अमीबा विड्रॉ, क्या कर लेता है, विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया। अपने सूडोपोडिया को क्या करता है बच्चा, विड्रॉ कर लेता है। पहला स्टेप जब अनफेवरेबल कंडीशन आया, अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ किया, और ये सिक्रीट करता है अपने चारों तरफ 3 लेयर। कितने लेयर सिक्रीट करता है बच्चा, 3 लेयर। इस लेयर को बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। तो ये तीनों लेयर को क्या बोलेंगे, सिस्ट। और ये देखो चारों तरफ पैक्ड हो गया। अब ये फेवरेबल का अनफेवरेबल कंडीशन को क्या कर जाएगा, झेल जाएगा। देखो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ करता है और सिक्रीट करता है 3 लेयर अराउंड इट। अपने चारों तरफ क्या करता है, 3 लेयर सिक्रीट करता है, 3 लेयर की हार्ड कवरिंग।
कवरिंग सिक्रीट करता है। और बच्चा इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? सिस्ट। और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को, लेयर सिक्रीट करने की प्रोसेस को बोला जाता है एंसिस्टेशन। एंसिस्टेशन। तो बच्चा अमीबा ने क्या किया? अपने चारों तरफ हार्ड कवरिंग लेयर सिक्रीट किया, 3 लेयर, जिसे क्या बोलते हैं? सिस्ट। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बोलेंगे, लेयर सिक्रीट करने के फिनोमेना को बोलेंगे एंसिस्टेशन। क्या बोलेंगे बच्चा? एंसिस्टेशन। अब देखो उसके बाद इसमें क्या होगा? इसके अब न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। इसके न्यूक्लियस क्या करेंगे बच्चा? डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने मान लो ऐसे, चलो इसमें एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा, मल्टीपल डिवीजन। इसमें क्या होगा? ये इसमें होगा, ये डिवाइड करेंगे न्यूक्लियस। और किस प्रकार, किस प्रोसेस द्वारा? मल्टीप्लाई बाई, ये डिवाइड करेंगे, डिवीजन बाई फिजन द्वारा डिवाइड करेंगे। पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस क्या किया कर गया बच्चा? डिवाइड कर गया। अभी इसके चारों तरफ कितने लेयर चढ़ा दो? 3। तो इन्हें क्या बोलेंगे? डॉटर न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? डॉटर न्यूक्लियाई। पैरेंटल न्यूक्लियाई से क्या बना? डॉटर न्यूक्लियाई। अब प्रत्येक डॉटर न्यूक्लियाई अलग अलग अमीबा बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चा? अलग अलग अमीबा। देखो छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा बने, छोटे छोटे अमीबा बन गए। तो इन अमीबा को, इन माइन्यूट छोटे छोटे से अमीबा को, छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा को जानते हो क्या बोला जाता है बच्चा? इन माइन्यूट अमीबा को बोला जाता है स्यूडोपोडियोस्पोर। क्या बोला जाता है? स्यूडोपोडियोस्पोर। तो एंसिस्टेशन के बाद जब क्या होगा? एंसिस्टेशन ऐसे पड़े रहेंगे जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, तब तक क्या है? पड़े हैं। ये कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन फिर से आएगा। तो हम लिख सकते हैं व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न। जब फेवरेबल कंडीशन लौट कर आएगा तो ये अमीबा, एंसिस्टेड अमीबा, एनसिस्टेड अमीबा का मतलब क्या होता है बच्चा? जो ढका हुआ लेयर, कवर्ड अमीबा। कवर्ड अमीबा क्या होगा बच्चा? ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा, डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा मल्टीपल फिजन द्वारा। और प्रोड्यूस करेगा डिवाइड बाई मल्टीपल, मतलब एक के बाद एक ढेर सारे फिजन होंगे। मल्टीपल, बहुत बार फिजन होंगे। और ये बच्चा प्रोड्यूस करेगा क्या? छोटे छोटे नन्हे नन्हे अमीबा। प्रोड्यूस करेगा माइन्यूट, छोटे छोटे अमीबा, माइन्यूट अमीबा। और इस अमीबा को क्या बोलेंगे बच्चा? यहां हमने लिख दिया सूडोपोडियोस्पोर। सूडोपोडियोस्पोर। और इस स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस को बच्चा बोलते हैं स्पोरोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, स्पोर बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। अभी लेयर धीरे धीरे क्या होंगी बच्चा? डिसॉल्व होंगी। लेयर धीरे धीरे क्या होंगी? खत्म होंगी। और ये छोटे छोटे अमीबा, छोटे छोटे जो अमीबा हैं सूडोपोडियोस्पोर, ये निकल कर क्या आएंगे? बाहर। और नया नया अमीबा बनाते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? नया नया अमीबा बच्चा बनाते जाएंगे। ये देखो नया अमीबा बन गया। तो ये क्या होगा? ये जब सिस्ट क्या होगा बच्चा? सिस्ट वॉल ब्रस्ट। बस्ट मतलब क्या होता है? सिस्ट वॉल बस्ट मतलब क्या? बस्ट आउट, फूटेगा बच्चा, फट जाएगा। और क्या होगा? स्पोर रिलीज्ड आउट। और स्पोर रिलीज्ड आउट कहां गिरेंगे बच्चा? वो जिस मीडियम में जाएंगे, ग्रो इनटू मेनी अमीबा। अब बहुत सारे अमीबा में ग्रो कर जाएंगे। स्पोर रिलीज होंगे और ग्रो
हो जाएंगे और क्या बना देंगे, अमीबा बना देंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो पहला स्टेप इसमें देखो, देखो जब फेवरेबल कंडीशन आया, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है। सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया, ये सिक्रीट करता है कितने लेयर, उसके बाद 4 लेयर, 4 लेयर की 3 लेयर। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंसिस्टेशन। जब बच्चा फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये एंसिस्टेड अमीबा ये अपने ये क्या करते हैं, मल्टीपल डिवीजन द्वारा मल्टीपल फिजन, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, फिजन होते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं छोटे छोटे अमीबा जिसे सूडोपोडियो स्पोर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन बोलते हैं। इससे स्टॉल बस्ट आउट होता है, फूटता है, उसके बाद स्पोर रिलीज आउट हो जाता है, ग्रो कर जाता है, नए नए अमीबा बना देते हैं बच्चा। इसी प्रोसेस को अपनी एनसीईआरटी में स्पोरुलेशन बोला है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब इसको हम मिटाना चाहेंगे। एडॉप्टेशन ऑफ अमीबा बताया, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है वो भी बताया हमने। फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में सूडोपोडिया को खींच लेगा, विड्रॉ कर लेगा, 3 लेयर चढ़ाएगा अपने चारों तरफ। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंसिस्टेशन। एंसिस्टेड अमीबा में अब जब फेवरेबल कंडीशन लौट के आएगा उसमें होगा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में वो बनाएगा छोटे छोटे बहुत सारे सूडोपोडियो स्पोर बनाएगा। वो सूडोपोडियो स्पोर जब ये बस्ट आउट होगा क्या बाहर, जब ये सिस्ट फटेगा तो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, वो नए नए अमीबा बना देंगे। यकीन मानो अब हमने 4 चीजें बताई थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, 4 टाइप के 4 मेथड बताए थे हमने। कौन कौन से मेथड, पहला बाइनरी फिजन, दूसरा बडिंग, तो 2 पे बात हो गई। अब तीसरे पे बात करते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। किस पर बात करेंगे बच्चा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चा, स्पोर जो होता है अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कराने वाला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इसका। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन होता किसमें है, तो सुनो, स्पोर फॉर्मेशन किसमें होगा, सिंपल प्लांट जैसे एल्गी, सिंपल प्लांट जैसे क्या बच्चा, एल्गी। उसके बाद एंड सिंपल प्लांट के बाद फंजाई में भी स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। स्पोर फॉर्मेशन मेंबर ऑफ फंजाई, पूरे फंजाई में नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ फंजाई, मेंबर ऑफ फंजाई। फंजाई को 4 ग्रुप में बांटा गया था बच्चा, लिख दे रहे हैं हम यहां पर, क्या क्या, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, उसके बाद बेसिडियोमाइसीट्स, बच्चा बेसिडियो गाली नहीं है, हाँ दिल पे ना ले, माइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स, 4 ग्रुप में हमने बांटा था इसको। और बच्चा एल्गी को हम 3 क्लास में बांट सकते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, और ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। लिख दो बच्चा कौन कौन से, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अच्छा याद करो, इसमें जो स्पोर बन रहा था उसे जू स्पोर बोल रहे थे, लेकिन जू स्पोर बच्चा इसमें फ्लैजला, जू स्पोर मतलब जो जिसमें फ्लैजला पाया जाए, जो मोटाइल हो, इसमें फ्लैजला नहीं पाया जा रहा था बच्चा, तो इसमें जू स्पोर नहीं होगा। देखो इसमें क्लोरोफाइसी और इसमें क्या पाया जाएगा, जू स्पोर। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होगा, किसमें, क्लोरो और फियोफाइसी में, एल्गी के क्लोरो और फियोफाइसी में। वो भी कौन सा स्पोर, जू स्पोर। जू स्पोर होता है मोटाइल, क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या, फ्लैजला। और फाइकोमाइसिटीज जो होता है बच्चा, फाइकोमाइसीट्स जो होता है फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी।
फाइकोलॉजी और बच्चा माइकोलॉजी होता है। फाइको मतलब क्या होता है? फाइकोलॉजी, माइसीड्स मतलब होता है फंजाई, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी, इज द स्टडी ऑफ एल्गी। अब देखो बच्चा, जो स्पोर जो होता है, जो स्पोर, ये इसे एल्गल फंजाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो स्पोर, जो एल्गी में जो स्पोर पाया, जो स्पोर फॉर्मेशन द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें भी वही जो स्पोर फॉर्मेशन होता है बच्चा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो जो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है एल्गी में और मेंबर ऑफ फंजाई, मेंबर ऑफ फंजाई पूछ ले किस मेंबर में? फाइकोमाइसीड्स के मेंबर में। इतनी बात एकदम क्लियर है, फंजाई के फाइकोमाइसीड्स में। और बच्चा अगर एनसीईआरटी में सब लिखा है, हम कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चा, न कह देना सर ये सब कहां लिखा है, क्लोरोफाइसी कहां ले आए, सब एनसीईआरटी में लिखा है। बेसिडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चा? इसमें अपसेट। देखो अगर हम बात करते हैं, अब हमारे पास बचा क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, ड्यूटेरोमाइसिड्स और एस्कोमाइसिड्स। अब देखो ड्यूटेरोमाइसिड्स और ड्यूटेरोमाइसिड और एस्कोमाइसिड्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है कोनिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चा? कोनिडिया। तो हमारे सामने दो चीजें आ गई, एक कोनिडिया द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक जूस्पोर द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं बच्चा? कंपेयर कर लेते हैं। कोनिडिया को कंपेयर कर लेते हैं और किसको? जूस्पोर को कंपेयर कर लेते हैं। जूस्पोर एक तरफ लिख दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या लिख दे रहे हैं बच्चा? कोनिडिया। देखो पहला डिफरेंस दोनों में क्या होता है? जूस्पोर जो होता है मोटाइल होता है, फ्लैजलेटेड होता है। मोटाइल फ्लैजला पाया जाएगा तो क्या होगा बच्चा? मोटाइल, फ्लैजलेटेड। कोनिडिया जो होता है नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजलेटेड, नॉन फ्लैजलेटेड। पहला मतलब मोटाइल, फ्लैजलेटेड, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजलेटेड, मतलब ये मोटिलिटी इसमें नहीं होती। दूसरा डिफरेंस अभी देखो, इसमें क्या होता है? चीजें, ये स्पोर अंदर की तरफ बनता है। एंडो मतलब अंदर, जीनस मतलब जेनेसिस हो रहा है, एंडोजीनस ऑरिजिन के होते हैं। कोनिडिया एक्सोजीनस ऑरिजिन का होता है। फंजाई पढ़ाया था हमने, एक बार यहां पर थोड़ा सा बताएंगे, एक्सोजीनस ऑरिजिन का होता है। देखो मान लो बच्चा, इसमें ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो स्पोर रह रहा है, रेंजिया मतलब कह सकते हैं जहां कोई चीज रहे, तो इसे बोलेंगे यहां जो स्पोर रह रहा है इस डब्बे में, तो इसको बोलते हैं जू स्पोरेंजिया। रेंजिया क्या बोलते हैं? जू स्पोरेंजिया। और उसके बाद बच्चा इस जू स्पोरेंजिया में क्या है? डिवाइड कर रहे हैं। जू स्पोरेंजिया में ये क्या है? यहां स्पोर मदर सेल होंगे तो डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे? इसका एक एग्जांपल हम समझा सकते हैं, जिस एग्जांपल को समझा रहे हैं क्लेमाइडोमोनास। एल्गी में क्या? क्लेमाइडोमोनास। और यहां पर जिस एग्जांपल को हम समझाएंगे फंजाई में वो है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। अच्छा, उसके बाद देखना बच्चा, ये बम जैसे स्ट्रक्चर जो है ये फट फट के नीचे आएंगे और ग्रो करके ग्रो हो जाएंगे, नए नए एल्गी बनाएंगे, क्लेमाइडोमोनास। इसका एक स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये है बच्चा फ्लैजला। क्या है? फ्लैजला। इसमें बड़ी सी क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होती है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये फटफट कर स्पोरेंजिया से नीचे आएंगे बच्चा, जो स्पोरेंजिया से नीचे आएंगे और नए नए क्लोरोप्लास्ट, नए नए क्या बनाएंगे? नए नए क्या बनाएंगे बच्चा? नए नए क्लेमाइडोमोनास बनाएंगे। देखो ये अंदर की तरफ इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एंडोजीनस ऑरिजिन। जबकि ये एक्सोजीनस ऑरिजिन होता है। इसका एग्जांपल सुनो, जैसे यहां है बच्चा क्या? कोनिडिया। और फोर मतलब होता है स्टॉक, बोल सकते हैं फोर। तो जिसपे कोनिडिया रखा उसे कोनिडियो फोर बोलते हैं, कोनिडियो फोर।
इसकी ये क्या है, ब्रांच, ढेर सारी क्या है बच्चा, ये ब्रांच है। और इस पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चा, कोनिडिया। और कोनिडिया क्या है, स्पोर, कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कोनिडिया टूट टूट कर गिरेंगे और क्या बना लेंगे बच्चा, न्यू पेनिसिलियम बनाएंगे, न्यू पेनिसिलियम बनाएंगे। तो ये अपनी बातें किस पर हो गई बच्चा, ये अपनी बातें हो गई जूस्पोर और कोनिडिया में अंतर। सुनो, हमने बात किया स्पोर फॉर्मेशन एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ सिंपल प्लांट जैसे एल्गी में होता है, और फंजाई, मेंबर ऑफ फंजाई किसमें, फाइकोमाइसिड्स और एल्गी में होगा, और एस्कोमाइसिड और ड्यूटेरोमाइसिड में कोनिडिया फॉर्मेशन होगा। जूस्पोर जो होता है मोटाइल फ्लैजिलेटेड होता है, कोनिडिया नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। इसका ऑरिजिन एंडोजीनस होता है, इसका ऑरिजिन एक्सोजीनस होता है। इसमें क्लेमाइडोमोनास का एक एग्जांपल दिया, इसमें पेनिसिलियम, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया बच्चा। इसमें देखो ये, और ये जो है जूस्पोरेंजिया से ढेर सारे प्रोड्यूस होके डिवाइड करके निकल रहे हैं क्या, क्लेमाइडोमोनास, और यहां पर बच्चा क्या बन रहा है, कोनिडिया बन रहा है। तो ये आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद अब फोर्थ बचा है वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फोर्थ बचा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बच्चा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।